हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे माय सीक्रेट सीरीज। ये मेरा माय सीक्रेट सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आज मैं इसमें आपको वो उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा जिसमें आपको किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी बताई जाती है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है। ऐसे सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि गूंगा नहीं बोल सकता है। गूंगा नहीं बोल सकता है, तो ये गूंगे की एबिलिटी है बोल सकना, कि गूंगा नहीं बोल सकता है, तो ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार के सेंटेंस आज मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन से सेंटेंस है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी सेंटेंस है जिसमें किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी या ना करने की एबिलिटी अगर बताई जा रही है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब के रूप में आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमें मिलती है वो एबिलिटी व्यक्त करने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलती है? हमें मिलता है कैन और एबल। ये दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है। इसको हम लोग इस सेंटेंस में यूज करते हैं कि सेंटेंस में कार्य करने की क्षमता है या नहीं है, तो यहाँ पे कैन या एबल का यूज करते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं। स्ट्रक्चर को लिखने के बाद तो सेंटेंस लिखे इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस दो प्रकार के स्ट्रक्चर लेके आते हैं जिनका इंग्लिश में हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट, पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस कैन या कैन नॉट, इसका यूज हम करते हैं। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव ये लगा देते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा शब्द लगते हैं तो भी हो जाता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज या आर, और उसके बाद हम लोग जो होगा वो लगाएंगे एबल या नॉट एबल। एबल का यूज करेंगे या नॉट एबल का यूज करेंगे, और फिर इंफिनिटिव लगा देंगे। इंफिनिटिव, तो ऐसे सेंटेंस में इंफिनिटिव को यूज करते समय इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसमें टू का यूज नहीं होता है। यानी इंफिनिटिव वर्ब जैसे आप देखे होंगे कि टू लगा के यूज की जाती है, जैसे टू रीड, टू प्ले, टू रन। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस भी यूज किया जाएगा तो इस टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ही कैन अब टू स्पीक नहीं लगाएंगे, ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर? जैसे अब यहां हो गया कि गूंगा बोल नहीं सकता। गूंगे बोल नहीं सकते, गूंगे बोल नहीं सकते, अर्थात ये शारीरिक रूप से असक्षम है कि, तो यहां पे हम लोग इसका कैन यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग एबल का यूज करेंगे। जैसे द डम्ब, गूंगे, द डम्ब के बाद हम लोग इसके नंबर के अनुसार इसमें वर्ब का यूज करेंगे। तो गूंगे है, प्लूरल है, तो आर, निगेटिव है, नॉट एबल, आर नॉट एबल, और उसके बाद यहां पे टू स्पीक। यहां पे हम लोग जो इंफिनिटिव यूज करेंगे तो ये विदाउट टू रहेगी, और यहां पे विद टू रहेगी। यहां पे विदाउट टू ऊपर, यहां पे विद टू। तो यहां पे हम लोग, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि यहां पे अगर कैन के साथ हम लोग इंफिनिटिव वर्ब यूज करेंगे तो विदाउट टू यूज करेंगे, और जब यहाँ पे एबल के साथ इंफिनिटिव वर्ब यूज करेंगे तो
टू के साथ करेंगे। और जब सेंटेंस में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से असक्षम हो उस कार्य को करने के लिए, तो वहां पे हम लोग एबल का यूज करेंगे। और नहीं तो अगर सक्षम है और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करना चाहता है या न कर सकता हो, तो हम लोग वहां पे कैन का यूज कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वह कलम से लिख सकती है, तो शी कैन राइट विद ए पेन। और यहाँ पे अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो शी इज एबल टू राइट विथ अ पेन। यहां पे एबल का यूज करके भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, सेंटेंस वहां गलत नहीं हो जाएगा। अगर आप एबल का यूज करके सेंटेंस को लिख देते हैं तब भी आपके लिए वो सेंटेंस सही रहेगा। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि वह कलम के बिना नहीं लिख सकती। वह कलम के बिना या कलम के बगैर नहीं लिख सकती। तो यहां हो जाएगा शी कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। शी कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। अब यहां पे हो जाएगा हमारे पास शी इज नॉट एबल टू विदाउट अ पेन। यहां पे आप एबल का यूज कीजिए चाहे कैन का यूज कीजिए, सेंटेंस दोनों स्थितियों में सही ही रहेगा। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ के और रूल्स को देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में जो हम लोगों को मिलता है उसमें सेंटेंस में हमारे पास आ जाता है हो सकता है या हो सका। इस प्रकार से हो लगा के आ जाता है कि जैसे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से मिलते हैं, कर्ता प्लस विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, और उसके बाद हो सकना। ये हमारा हिंदी में सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा, हो सकना या बन सकना। बन सकना, ये जब इस प्रकार का सेंटेंस हमें मिल जाए कि इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर कैन बी का यूज करेंगे, या फिर कैन नॉट बी, और उसके बाद जो फिर हम लोग हमारा सबका एडजेक्टिव जो आता है वो नाउन या एडजेक्टिव जो हम लोग आज पाते हैं वो यूज कर देंगे, नाउन या एडजेक्टिव। जैसे नेता हो सकता है, वह नेता हो सकता है, तो हमारे पास हो जाएगा ही कैन बी अ लीडर। क्लियर? या फिर इसे लिख देते अगर इस टाइप का हो जाता कि वह नेता बन सकता है। अगर ऐसा भी सेंटेंस आता तो भी यही इसका ट्रांसलेशन होता कि वह नेता हो सकता है, वह नेता बन सकता है। जैसे वो महान बन सकता है, वो महान बन सकता है, तो ही कैन बी ग्रेट। ही कैन बी ग्रेट आ जाएगा। वह शिक्षक हो सकता है, या वह शिक्षक बन सकता है। तो हो जाएगा हमारे पास ही कैन बी अ टीचर। क्लियर? उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस अगर हो सकना है, बन सकना आपके सामने आ जाए तो
आप उसको इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप यूज कर ले। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार ये होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस हमारे सामने आ जाए जिससे अशक्ति प्रकट हो, लाचारी प्रकट हो। जैसे कि बूढ़े से चला नहीं जाता है, बूढ़े से चला नहीं जाता है। यह सेंटेंस ऐसा है जिससे लाचारी प्रकट हो रही है, अशक्ति प्रकट हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि यहां पे हमें नाउन यानी शुरू में हिंदी के नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम कोई भी एक वर्ड मिल जाएगा और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास से और फिर आ जाएगी वर्ब, से फिर वर्ब और उसके बाद आ जाता है आ और फिर नहीं जाता है। ये ऐसा सेंटेंस हमें हिंदी में मिलेगा कि जैसे बूढ़े से चला, चला ये देखो आ गया, फिर नहीं जाता है। इस टाइप के हिंदी के सेंटेंस हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले लिखेंगे, जब इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट मतलब जो नाउन या प्रोनाउन हमें वहां मिल रहा है उसी नाउन या प्रोनाउन को भी यहां डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे। और सब्जेक्ट के बाद हम लोग डालेंगे इज या आर, इज या आर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हो, इज पढ़ रहा हो, आर पढ़ रहा हो, या फिर हो जाता कि मुझसे बोला नहीं जाता तो आई एम लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं जरूरी कि इज आर ही लिखा तो इज आर ही रहेगा, वहां पे अगर आई आ गया सब्जेक्ट हमारे पास तो आई के साथ हम लोग एम का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम लोग लगा देंगे नॉट एबल, नॉट एबल का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे इंफिनिटिव। अब यहां पे इंफिनिटिव ये हमें टू के साथ ही यूज करनी, टू को हटा के नहीं यूज करनी है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते कि बूढ़े से चला नहीं जाता है, बूढ़े से चला नहीं जाता है, तो यहां पे हो जाएगा द ओल्ड मैन, बूढ़ा मतलब द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक, बूढ़े से चला नहीं जाता है, द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक। फिर है मोहन से दौड़ा नहीं जाता है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट एबल टू रन। क्लियर? या फिर एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, उससे खाया नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, तो ही इज नॉट एबल टू ईट। क्लियर? तो उम्मीद है इन एग्जाम्पल की सहायता से ये स्ट्रक्चर आपको जो मैंने लिखाया है आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगला रूल हमारे पास क्या आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे किसी भी सेंटेंस में सकना आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सकना, तो यहां पे इसे आ जाता बोल सकता है, तो यहां पे कैन स्पीक आप लगा सकते हैं आराम से। क्लियर? लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस में ऐसा आपको देखने मिलेगी कि ऐसा सेंटेंस आपको सामने आ जाए कि जिसमें कार्य करने में जो करता है उसे कठिनाई हो रही है, तो वहां पे आप लोग कैन का यूज नहीं करेंगे। ये कैन का यूज आप तभी करेंगे जब कर्ता द्वारा कार्य करने की पूरी संभावना होगी, वो आराम से उस कार्य को कर लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस आपको आ जाए कि इसमें आपको पढ़ने से ये लगे कि कर्ता द्वारा कार्य को करने में कठिनाई हो रही है, तो आप वहां पे उसका कैन का यूज ना करके आप लोग यूज करेंगे एबल, एबल टू स्पीक। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि जीभ में छाले निकले हैं फिर तब भी वो बोल सकता है, मतलब छाले निकलने के बावजूद वो बोल सकता है, अर्थात उसे बोलने में कठिनाई हो रही है फिर भी वो बोल सकता है, तो यहाँ पे एबल का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हो जाता कि बोला
जाता है, मतलब ये नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि अशक्ति प्रकट करने के लिए, अक्षमता प्रकट करने के लिए हम लोग ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे एबल, तो ये सीधा सीधा होगा, नॉट एबल टू स्पीक। ये अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि ऐसे सेंटेंस के लिए नॉट का यूज किया जाता है कि उससे बोला नहीं जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे नहीं जाता है, ये चीज जब आ जाए तो यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे, नॉट एबल टू स्पीक। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर वो बोल सकता है, नॉर्मली बोल सकता है, तो कैन का यूज करेंगे। अगर बोलने में, आप किसी भी कार्य को करने में कर्ता द्वारा कठिनाई में हो रही है, तो वहां पे एबल का यूज करेंगे। और अगर कर्ता जो कार्य को कर ही नहीं सकता है, वो असक्षम है उस कार्य को करने के लिए, तो नॉट एबल का यूज करेंगे। क्लियर? तो अगले रूल के अनुसार आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि अगर सेंटेंस जो हमारा भूतकाल में है, यानी पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से मिलता है। कि यहां में मिलेगा हमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि जो वर्ब होती है, ये हमारी क्रिया, ये मिलेगी। और उसके बाद यहां पे मिल जाएगा हमें सका या सकी, इस प्रकार के वर्ड मिल गए तो समझ लीजिए ये पास्ट टेंस में हमें मिल रहा है। और यहां पे अगर कर्ता मिल जाए और प्लस वर्ब, और इसके बाद हमें मिल जाए सकेगा या सकेगी, तो ये सेंटेंस हमें फ्यूचर में मिल रहा है। क्लियर? तो इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, और उसके बाद बी एबल, उसके बाद इंफिनिटिव। ये पास्ट टेंस में आ रहा है तो मिलेगा। और अगर ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके बाद बी एबल, और उसके बाद हमें मिल जाएगा इंफिनिटिव। क्लियर? इस एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम, कि वह परीक्षा पास कर सका, वह परीक्षा पास कर सका, तो ये हमारा पास्ट टेंस में जा रहा है। तो ही वॉज एबल, तो यहां पे ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम। क्लियर? कि वह परीक्षा पास कर सका, तो यहां पे हम लोगों का ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम। अगर यहां पे वह परीक्षा पास कर सकेगा ये आ जाता, वह परीक्षा पास कर सकेगा ये आ जाता, तो ये हो जाता ही विल बी एबल टू पास द एग्जाम। क्लियर? अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उनको इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगला रूल हम लोगों के सामने ये आता है, यदि हम लोगों को ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें हमें मिल जाए कि कर्ता प्लस वर्ब, और इसके बाद हिंदी के स्ट्रक्चर में हमें मिल जाए कि सकता था या सकती थी, ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए कि कर्ता प्लस उसके बाद हमें मिल जाता है कि नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव, संज्ञा या विशेषण। इसके बाद हमें मिल जाता है कि हो या बन, हो या बन मिल जाए, और फिर इसके बाद सकता था या सकती थी, जो कुछ मिले वो, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाए। तो इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ये अपनाते हैं कि जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कुड,
सब्जेक्ट प्लस कुड, और उसके बाद हैव, कुड हैव, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज कर देंगे। या फिर हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, कुड हैव बीन। इसके बाद हम लोग यूज कर देंगे नाउन या हमें एडजेक्टिव जो मिल रहा हो ये यूज कर देंगे। ये दूसरे स्ट्रक्चर के लिए ये बनेगा और ये पहले स्ट्रक्चर के लिए बनेगा। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि वह परीक्षा पास कर सकता था, वह परीक्षा पास कर सकता था। तो क्या बनेगा हमारे पास? सब्जेक्ट यानी ही, फिर कुड हैव, कुड हैव का यूज कर लिया हमने, कुड हैव, और फिर पास करने का पास्ट, और ये ही परीक्षा यानी ऑब्जेक्ट जो था इसमें पास द एग्जाम डाल दिया हमने। क्लियर? कि ही कुड हैव पास द एग्जाम, परीक्षा पास कर सकता था। या फिर ये हो जाए कि तुम नेता बन सकते थे, तुम नेता बन सकते थे या हो सकते थे, हो सकते थे। तो ये हमारा हो जाएगा यू, और उसके बाद लगेगा कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, तो अ लीडर, यू कुड हैव बीन अ लीडर, तुम नेता हो सकते थे या बन सकते थे। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको इन स्ट्रक्चर को समझने में सहायक हुए होंगे। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो रूल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिन एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप उनकी सहायता से और भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और ये माय सीक्रेट सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर था। इसके पहले मैंने 6 वीडियो लेक्चर दिए हैं, जिसको मैं इन स्क्रीन पे लिंक कर दूंगा। आप जाके उसकी प्लेलिस्ट को खोलकर आप वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आप इन स्क्रीन पे ना जाना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा रहेगा, वहां से जाके आपको उसको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है ट्रांसलेशन सीरीज। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ की क्लास चाहते हैं, तो मैथ की क्लास के लिए मैंने मैथ गुरुजी नाम का दूसरा चैनल बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैथ की क्लास भी मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।